के अंतर्गत आयोजित इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, सभी माननीय विधायकगण, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आज की इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए नगर निगम गोरखपुर को भी और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके इसके समाधान का रास्ता सामूहिक रूप से करने की एक रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हमारी ये प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार कि देश की राजधानी गैस चैम्बर में बदल जाती है? ये केवल दिल्ली के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चैम्बर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब
कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हैलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ईएसएल को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हैलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली हैलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हमें मान करके चलते थे कि चाहे पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, इसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था सब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया, तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत
माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं, तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे, और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहाँ के प्रशासन से कहा कि भाई देखो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था और जैसे बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं, वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था और फाइन एक इस बात को लेकर करता था कि यहाँ का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं, कोई देसी पद्धति अपनाओ और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में ये होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे। यहां ईंट होता है, हमने कहा ईंट का झावा लगाइए, मोटा जो बोल्डर होते हैं उसको रखिए, उसके बाद दूसरा लेयर उसका दीजिए, तीसरा मोटी गिट्टी का दीजिए, चौथा बालू का दे दीजिए। और नगर निगम ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था, जो बीओडी लेवल, जो बीओडी पहले जो ड्रेनेज का था वहां पर वाटर की जो क्वालिटी थी, जो बीओडी लेवल था 350 के आसपास था, लेकिन जब वही राप्ती नदी में इस प्रोसेस से जा रहा है तो वह 8 से 10 के बीच में अंत में चौथे स्टेज में उसको देख सकते हैं, क्लीन वाटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं, 110 करोड़ रुपए अगर ये लोग एसटीपी पे खर्च करते या वाटर ट्रीटमेंट पर खर्च करते
और प्रतिवर्ष भी उसका जो खर्चा आता है वो 10 करोड़ के आसपास जरूर आता है। और उसके उपरांत क्या स्थिति होती इनके लिए, न ये 10 करोड़ लोग खर्च कर पाते, न उसको एसटीपी को ही ये लोग चला पाते। परिणाम क्या था, अंततः नदी में वही सब कुछ होता है। एनजीटी को दिखाने के लिए एक नमूना जरूर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4 से 5 लाख रुपए आता है। और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की। और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखपुर एक अच्छी सिटी है, और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त फॉरेस्ट है, हमारे पास लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है। रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है, रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी भी है। पर्याप्त मात्रा में झीलें हैं, पर्याप्त मात्रा में यहां पर लैंड है और फॉरेस्ट भी है। काफी लैंड आपके पास ऐसी है जहां पर आप लोग सिटी फॉरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट को भी कुछ जगहों पर यहां पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और सिटी के उस सरप्लस लैंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थिति में करने में सफल हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग अपने को एक मानक के अनुरूप ला सकते हैं। और अच्छे प्रयास सभी शहरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जो हमारे 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग ने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया है, इन सबके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। केवल पेड़ ही नहीं लगाए, केवल पेड़ ही नहीं लगाए हम लोगों ने, बल्कि पेड़ लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि वे पेड़ आगे बढ़े भी। और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे, वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं। और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे, उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां तेजी के साथ आबादी भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए कार्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े कार्य हो रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कवर का बढ़ना ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला है। और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, हमारे स्तर पर भी उस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और एयर क्वालिटी को सुधारने, घर के चूल्हे का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग लकड़ी से या कोयले से भोजन बनाते थे, या गोईठे से, गोबर के गोईठे से।
उससे भोजन बनाते थे, काफी कार्बन उत्सर्जन होता था, काफी धुआं निकलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए और कल हम लोगों ने 1,86,00,000 उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता थे उनको फ्री में एक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया कि वे लोग रसोई गैस को स्वीकार करने और इसको अपने उपयोग में लाने के लिए प्रेरित हो सके। यह भी एक कारण है, यानी सॉलिड वेस्ट जो होता है यह तो जब उसको कोई आग लगाता है, जहां तहां पड़ा रहता है, वह तो एयर क्वालिटी को प्रदूषित करता ही है, प्रभावित करता ही है। घर का जो रसोई है वह भी उसको प्रभावित करती है, खासतौर पर जब हम कोयले से, लकड़ी से भोजन बनाते हैं वह भी उसका एक कारक बनता है। और साथ साथ जो पराली है, पराली में भी जब आग लगाते हैं, एनसीआर में पराली पर आग लगाना, और अभी भी एक बड़े पैमाने पर जो लोग लकड़ी और कोयले का उपयोग करके रसोई बना रहे हैं वह भी एक कारक है जिस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलपीजी के कनेक्शन ये जब मिले हैं तो इसका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होगा और खासतौर पर जो कार्बन निकलेगा कोयले से या लकड़ी से, जो उसके नजदीक होगा वह उससे सर्वाधिक प्रभावित होगा। उसके लंग्स प्रभावित होंगे, उसकी आंखें प्रभावित होंगी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसको ठीक करिए आप। तो हमें उसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। जो फसल के वेस्ट को जलाने की कार्रवाई हो रही है, आज तो हम ये फसल की जो पराली जलाई जा रही है इसके वेस्ट का भी अतिरिक्त पैसा किसानों को दे रहे हैं। इसके लिए तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इथेनॉल बनाए जा रहे हैं। हमने गोरखपुर में ही एक इस प्रकार का संयंत्र लगाया है जहां पे किसान से, यानी किसान अपनी फसल का तो दाम पहले ले रहा है, लेकिन अगर पराली से भी वो लेना चाहेगा तो पर कुंटल के हिसाब से हम उसको अतिरिक्त पैसा इसका अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी हो गया और पर्यावरण को बचाने में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस के संयंत्र लगे हैं इसको हमें स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए भी लोगों को हमें प्रेरित करना होगा कि वे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ अगर हम मिल करके करेंगे एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, इस सामूहिक प्रयास का हिस्सा होता है। वाटर कंजर्वेशन अगर हम करेंगे, जैसे गोरखपुर सिटी और उसके आसपास में सबसे अच्छा क्या है कि अगर हम यहां की जल की गुणवत्ता को बनाए रख करके यहां पे जितने भी तालाब हैं, भू माफियाओं को इन पर कब्जा करने से रोकेंगे तो यही तालाब आपके जीवन के आधार भी बन सकते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में योगदान देंगे। यहाँ पे अनावश्यक धूल के कणों को शोषित करने की सामर्थ्य इनके पास होगी। एक पर्यावरण में नमी के स्तर को बनाए रखने में ये मदद करेंगे और उसका परिणाम आपके लिए जो अनावश्यक रूप से धूल के कण वायुमंडल में आकर के आपके श्वास को और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उसमें भी यह काफी मदद कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमें प्रयास करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में बने। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आपके घर के पास के क्षेत्र में जल स्तर को बनाए, भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में यह एक बड़ी मदद कर सकता है। और अगर हर एक स्तर पर लोग प्रयास करेंगे कि हमें भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाए रखना है,
तो तालाबों में भी पानी रहेगा, और जो नदियां सूख रही हैं, मर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे प्रशांत जी कह रहे थे इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ की सफलता के पीछे रहस्य क्या था? पहला था कि जिस कार्य को देखने के लिए लोग आना चाहते थे, स्नान करना तो सेकेंडरी था, लेकिन लोगों के मन में था कि हम मां गंगा को देख सकें, मां यमुना को देख सकें, त्रिवेणी में जाकर के हम डुबकी लगा करके उस पुण्य के भागीदार बन सके। स्नान तो हर व्यक्ति रोज अपने घर में करता है, लेकिन वह एक पवित्र महास्नान था जहां आकर के व्यक्ति अनुभूति करना चाहता था। लेकिन अगर गंगा में जल नहीं होता, यमुना जी में जल नहीं होता, त्रिवेणी में गंदगी होती, अव्यवस्था होती, कनेक्टिविटी नहीं होती, क्या होता? कोई नहीं आता। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां नहीं आ पाता। हमने प्रयास किया कि हर समय वहां पर गंगा जी में 10,000 से लेकर 12,000 क्यूसिक वाटर रहे, और यमुना जी में भी 8 से लेकर के 10,000 क्यूसिक वाटर हर समय मौजूद रहे। और इसको हम लोगों ने जनवरी से लेकर के और फरवरी के बीच में लगातार मेंटेन करके रखा। अगर नहीं होता तो महाकुंभ मेला पहले ही चरण में उखड़ गया होता, लोग नहीं आते। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाए रखा। लेकिन ये जल स्तर बनाएंगे कब? आज तमाम नदियां सूख रही हैं। तमाम नदियां जो हमारे जीवनदायिनी धमनियों की तरह, जैसे हमारी धमनियां रक्त का संचार करती हैं पूरी बॉडी में, ऐसे ही इस धरती के अंदर नदियों की स्थिति होती है। हमने उनको प्रदूषित करने का काम किया है, और धीरे धीरे करके वे सूखती जा रही हैं। वे सूखेंगी तो लाइफ लाइन सूख जाएगी, याद करना। इसलिए उसके साथ न किसी को खिलवाड़ करने देना है, न उसको प्रदूषित करने देना है। उसको बचाए रखने की दिशा में हमें प्रयास करना है। नदियां बढ़ेंगी तो अपने साथ तमाम वनों को भी एक अच्छा आच्छादन वह हमें दे देंगे, ऑक्सीजन का एक नया भंडार हमें दे देंगे। जीवन तो उसी से चलेगा, और नहीं तो बहुत ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, सेकेंड वेव के दौरान कैसे मनुष्य तड़प रहे थे, जैसे जल से निकली हुई मछलियां हों। उस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। ये सब मानव के द्वारा तैयार की गई विकृतियां हैं, और मानव के द्वारा तैयार की गई उस अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में की गई विकृतियां का दुष्परिणाम कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। उसके लिए हमें स्वयं भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए चौथा कारण जो महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं, घर का निर्माण कर रहे हैं, तो घर के निर्माण के दौरान हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाएं, और कुछ जगह चाहे वह किचन गार्डन हो, और कुछ अच्छे वृक्षारोपण करने चाहिए घर के आसपास। अच्छा लगता है। हम लोग देखते हैं, अगर आप केवल मकान बना लेते हैं, मकान के आसपास कोई पेड़ नहीं हो तो ऐसे लगता है जैसे खंडर हो, सारी रौनक समाप्त। लेकिन अगर आपने पेड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण किए, तो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वहां दिखाई देता है, आध्यात्मिक वातावरण वहां आपको दिखाई देगा। आध्यात्मिक वातावरण आपको सीम शांति प्रदान करता है। तो प्रकृति की गोद में रह करके ही आध्यात्मिकता को हम अपने अंतःकरण में से जी सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चारों कारणों पर जब सामूहिक प्रयास होंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, प्रकृति के पास सब कुछ है, और इसीलिए प्रदेश सरकार ने अपने यहां रिन्यूएबल एनर्जी की भी अपनी एक पॉलिसी दी है।
हमने तय किया है 22,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें से अब तक हम लोग लगभग 6,000 रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके हैं सोलर पैनल के माध्यम से। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में हमने अयोध्या को बनाया है। अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी है, जहां पर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही, उसी से वहां की स्ट्रीट लाइट जलती। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाइड्रो या थर्मल पावर का उपयोग नहीं करते, वहां पर हम लोग सोलर पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, उसी से स्ट्रीट लाइट अयोध्या की जलती है। ऐसे ही 17 के 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलर सिटी के रूप में डेवलप हों। हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, अच्छा इंसेंटिव हम दे रहे हैं और 6,000 मेगावाट तक हम बना चुके हैं। अभी एक ग्रीन कॉरिडोर रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग बुंदेलखंड में तैयार कर रहे हैं, जहां 5,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इसके माध्यम से हम लोग पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर बायोमास का भी हम लोगों ने एक पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। जितने भी पराली और कूड़ा निस्तारण के बारे में जो कार्य हो रहे हैं, कहीं एनटीपीसी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, कहीं पे अन्य संस्थान मिलकर के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। आप तो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं और उन देशों पर पेट्रोल की निर्भरता भारत की समाप्त हो, वह हमारे इन्हीं संस्थानों से प्राप्त होगी, तो एनर्जी भी प्राप्त होगी, हमारा पैसा भी बचेगा और साथ साथ हम पॉल्यूशन को भी नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का। और तीसरा जो हमारे पास सबसे बड़ी संभावना वह ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का है और ग्रीन एनर्जी का है। इस दिशा में भी प्रदेश ने अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है और जो प्रस्ताव अब तक आए हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जो प्रयास एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर और प्रदेश भर के नगर निकायों ने आगे बढ़ाए हैं, इसमें हम भी स्थानीय स्तर पर इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, विधायकगण, हमारे पार्षदगण, और याद रखना कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन सहभागिता न हो। आम जन को इसके साथ जोड़ जाना, लोगों को बताना, भाई कूड़ा जहां तहां मत फेंको। कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो प्लास्टिक का बैग मत लेके जाइए, प्लास्टिक का अपने घर से कैरी बैग लेकर के जाइए, एक जिसमें कपड़े का हो या कोई ऐसा हो जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, प्लास्टिक का एक नया हम लोग सब्स्टिट्यूट दे चुके हैं। देश का पहला पीएलए प्लांट, पॉलीलैक्टिक एसिड से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्लांट जिसमें हम लोग अब उससे बनने वाले उत्पाद को, अभी मैंने पिछले दिनों ही लखीमपुर खीरी में उस संयंत्र का शिलान्यास किया है। अगले 1 वर्ष के अंदर वह अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर देगा। उससे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे वह पॉली बैग बनेंगे, चाहे वह कप, गिलास, प्लेट, कुछ भी बनेगा, अगले 3 यूज होने के 3 महीने के अंदर वह मिट्टी में अपने आप मिल जाएगा। कहीं भी कोई समस्या नहीं, कूड़े की, कहीं भी कोई कचड़े की कोई समस्या नहीं। हमें टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अवश्य इसके परिणाम अच्छे आएंगे। मैं नगर निगम गोरखपुर को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो भी विशेषज्ञगण और स्टेक होल्डर्स इस कॉन्फ्रेंस के हिस्से बने हैं, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।